हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें हम समझेंगे शेयर कैपिटल है क्या, कितनी तरह की होती है, इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, जर्नल एंट्रीज क्या है। तो ये है बेसिक्स का लेक्चर, चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। अगर आप डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। एमसीक्यूज चाहते हो तो एमसीक्यूज कम्युनिटी सेक्शन में मिलेंगे तो इसकी फॉर्मेट में, और उनके सॉल्यूशन चाहते हो तो वो मिलेंगे शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपने जनरली देखा होगा कंपनीज के बारे में जब भी बात की जाती है तो कंपनी के नाम में कई बार आपने प्राइवेट लिमिटेड देखा है और कई बार आप देखते हो कि लिमिटेड लिखा है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक को शेयर्स ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन जहां पर लिमिटेड वर्ड लिखा है वो कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर सकती है। कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि वो पब्लिक आए और उसके कंपनी में इन्वेस्ट करे। तो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में पब्लिक कंपनीज की, जहां पर उसके फीचर्स क्या है। मिनिमम नंबर 7 होने चाहिए, 7 लोग मिलकर के कोई भी कंपनी बना सकते हैं और मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है। तो जैसे पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर क्या है, 2 है, 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 7 लोग मिलकर के पब्लिक कंपनी बना सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिटेड नहीं है। ये कंपनी पब्लिक कंपनी क्या करेगी, पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है और इनवाइट करती है कि वो उसकी कंपनी में आकर के इन्वेस्ट करे। जितना वो इन्वेस्ट करेंगे, जो शेयर्स उसके खरीदेंगे, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे और एक तरह से ओनर कहलाएंगे। अब यहाँ पर लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। जो भी आप पब्लिक कंपनी देखोगे उसमें आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये पब्लिक कंपनी है। जिस भी कंपनी में लिमिटेड वर्ड लिखा है इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है। इसने अपने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है कि वो उसकी कंपनी में आकर के इन्वेस्ट करे। तो इशू ऑफ शेयर्स कहाँ दिखेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज के केस में। अब देखते हैं कि जब पब्लिक को इनवाइट करती है, इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स, तो शेयर्स हमारे कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के शेयर हो सकते हैं। पब्लिक को हम जब इनवाइट करते हैं शेयर्स, तो वो शेयर्स एक ही तरह का नहीं है, 2 तरह के, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर इनको प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको पहले पेमेंट की जाएगी। जब भी वाइंड अप होगी कंपनी तो उस टाइम पर सबसे पहले इनकी पेमेंट की जाएगी। अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट में डिविडेंड बनता है, तो सबसे पहले इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को। उसके बाद अगर इनका डिविडेंड किसी साल हम नहीं दे पाते, कंपनी किसी साल उनको डिविडेंड नहीं दे पाती, तो उस केस में उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है। मान लो किसी साल कंपनी को लॉस हो गया और उस साल वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डिविडेंड कैंसिल हो गया, नहीं, उतनी अमाउंट का उनका डिविडेंड एज इट इज स्टैंड करेगा और वो एक्यूमुलेट होता रहेगा कि पिछले साल का डिविडेंड इतना देना था, इस साल का इतना है, तो वो एडअप होता रहेगा। इसके बाद कैपिटल की पेमेंट इनको सबसे पहले दी जाएगी, जितना भी पैसा बनता है सबसे पहले इनको दिया जाएगा, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं। ये कंपनी में कोई डिसीजन लेने के लिए अगर वोटिंग का किया जाएगा तो ये वोटिंग नहीं कर सकते, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते। अब इक्विटी शेयर होल्डर है, कुछ इनके माइनस पॉइंट्स है तो प्लस पॉइंट भी है। इनको डिविडेंड तो बाद में मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, इनका डिविडेंड भी एक्यूमुलेट नहीं होता, किसी साल लॉस हुआ तो वो मिस हो गया, इनका वो डिविडेंड कैंसिल ही हो जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता कि पिछले साल नहीं मिला था तो उसको रखो, पिछले साल का भी देना है और इस साल का। तो पिछले साल का अगर लॉस हुआ है तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल। इनको जो कैपिटल की पेमेंट की जाएगी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसके बाद इनको, लेकिन इनके पास है वोटिंग राइट, ये कोई भी डिसीजन में अपना वोट दे सकते हैं और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो आई होप अगर यहाँ पर डिफरेंसेस आ जाए तो आप आराम से पॉइंटर बना करके लिख सकते हो। इसके बाद शेयर कैपिटल की बात की जाए तो शेयर कैपिटल सिर्फ एक ही नाम ही नहीं है। शेयर कैपिटल है तो उसके साथ 3 टर्म्स जुड़ी हुई है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। मतलब ये वो लिमिट है जितने तक एक कंपनी को परमिशन दी गई है, परमिशन लेती है कि मैं इतने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकती हूँ। ये मैक्सिमम लिमिट है
जिस पर वो पब्लिक को ऑफर कर सकती है। क्लियर है? ये मैक्सिमम लिमिट है। इशूड कैपिटल क्या है? इस मैक्सिमम लिमिट में से वो पब्लिक को कितना ऑफर करती है। यहाँ पर इशूड कैपिटल का मतलब क्या है? इस लिमिट को, ये लिमिट तो आपकी डिसाइड हो गई कि आप इतने ही शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर सकते हो। अब आप उसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हो, वो इशूड है। और पब्लिक उसमें से आपके शेयर्स को कितना एक्सेप्ट करती है, पसंद करती है और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, वो कहलाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। तो मैक्सिमम लिमिट ऑथोराइज्ड हो गई, उसमें से हमने पब्लिक को कितना ऑफर किया और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया। तो ये तीनों चीजें आपकी इन टर्म्स से जानी जाती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये तीनों चीजें आप अलग अलग बैलेंस शीट में दिखाते हो। तो सब्सक्राइब कैपिटल की बात की जाए, जब पब्लिक ने इन्वेस्ट करना डिसाइड कर लिया और इन्वेस्ट किया आपकी कंपनी में, तो उस टाइम पर सब्सक्राइब कैपिटल को भी दो अलग अलग चीजों में डिफ्रेंशिएट किया है। एक तो फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जितनी फेस वैल्यू थी वो पूरी की पूरी कंपनी ने डिमांड कर ली। मान लो 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10 रुपए पूरे के पूरे सब्सक्राइबर्स या शेयर होल्डर्स से हमने पूरे कंपनी ने पूरे डिमांड किए और वो पूरी की पूरी पेमेंट शेयर होल्डर्स ने कर भी दी। दूसरा आता है नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब 10 रुपए के शेयर में से मान लो आपने 7 रुपए की ही डिमांड की, और 7 रुपए की डिमांड करने पर या तो सब्सक्राइबर्स ने वो 7 रुपए पूरे पे कर दिए, या 10 रुपए अगर आपने डिमांड किए लेकिन वो 10 रुपए में से किसी सब्सक्राइबर ने 8 रुपए ही पे किए, तो जहां पर यहाँ पर पूरी पेमेंट वाली बात नहीं होती ना, या तो कंपनी ने कम पैसा डिमांड किया या सब्सक्राइबर ने कम पे किया, तो वो कहलाते हैं शेयर्स आपके नॉट फुल्ली पेड अप। 10 रुपए के शेयर पर अगर आपके 10 रुपए पूरे नहीं आए तो वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये दो कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल के केस में आपके कुछ और भी टर्म्स जुड़ी है, जैसे कि ओवर सब्सक्राइब। आगे क्वेश्चंस में आप देखोगे ये टर्म्स यूज होंगी। तो ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है? जितना आपने पब्लिक को ऑफर किया था उससे ज्यादा पब्लिक ने एप्लीकेशन आपके यहाँ पर इन्वेस्ट कर दी, आपके यहाँ पर अप्लाई कर दिया। मान लो आपने 10,000 शेयर्स ऑफर किए, इशू किए, लेकिन पब्लिक को इतना पसंद आया कि सबने अप्लाई किया और वो एप्लीकेशन आपके पास कितनी आई? 12,000। जैसे जॉब एप्लीकेशन होती है ना, कि जॉब तो आपकी 5 वैकेंसीज हैं, लेकिन एप्लीकेशन जॉब लेने वाले कितने आ गए? 50 पीपल। 50 एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन लगा दी उस जॉब के लिए। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि हम शेयर्स तो हमारे पास 10,000 है, हम 10,000 ही पब्लिक को बेचने के लिए ऑफर कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को इतने पसंद आ रहे हैं कि उन्होंने 10,000 की जगह ज्यादा के लिए एप्लीकेशन हमें सेंड किए, वो ज्यादा खरीदना चाहते हैं। इस केस में कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया। 10,000 अगर हमने इशू किए तो हम 10,000 ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेशक ओवर सब्सक्राइब हो गया है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब जहां पर आपने पब्लिक को ऑफर किया, जितना ऑफर किया उससे कम पब्लिक को पसंद आया और पब्लिक ने कम अप्लाई किया। मान लो 10,000 आपने पब्लिक को ऑफर किए शेयर्स, लेकिन पब्लिक ने 8,000 की ही एप्लीकेशन लगाई। सिर्फ आपको 8,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मिली कि 8,000 लोग ही 8,000 शेयर्स के लिए ही लोग परचेज करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये हो गया अंडर सब्सक्राइब। फिर आता है फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जितना आपने इशू किया उतना पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया। 10,000 शेयर्स अगर आपने इशू किए तो 10,000 के लिए ही आपके पास एप्लीकेशन आई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको आगे क्वेश्चंस में मिलेंगी, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद है इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? इश्यू ऑफ शेयर्स हम किस किस तरह से कर सकते हैं, या हम कैश में भी कर सकते हैं और इन काइंड भी कर सकते हैं। कैश में किस तरह से कर सकते हैं? हम किसी भी प्लेसमेंट कंपनीज को हायर करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो हमारे सारे शेयर्स परचेज कर ले, या उनको हम ये ऑफर देते हैं। अंडर राइटर, एक तरह से वो अंडर राइटर कहलाते हैं, जिनको हम कमीशन बेस्ड पर हायर करते हैं कि वो हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कराए। हमने जो शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक से, वो शेयर्स सब्सक्राइब कराए, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कराए। करेक्ट है। दूसरा
हम खुद ही पब्लिक को ऑफर करते तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन से कैश में हमारे पास आ जाए। इसके बाद हम किसी से कंसिडरेशन अदर देन कैश के बेस पर भी शेयर्स को इशू करते हैं। जैसे किसी से आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करे, या किसी का बिजनेस टेक ओवर किया तो उस बिजनेस के टेक ओवर करते हुए जो भी उसकी नेटवर्थ वैल्यू बनती है उसमें उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए। तो ये इस तरह से शेयर्स हम इशू करते हैं, नॉट ओनली फॉर कैश, फॉर द फॉर इन काइंड ऑल्सो वी इशू शेयर्स। क्लियर है? अब यहाँ पर जनरली कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती, पब्लिक को डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर क्या है? जहां पर कुछ एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, उनको कंपनी डिस्काउंट पर अपने शेयर्स इशू करती है, ताकि उनके स्किल्स का जो हमने यूज किया, उनकी नॉलेज को जो यूज किया, उसको उसकी पेमेंट के लिए कंपनी ने कहा कि आपकी पेमेंट की जगह पर हम आपको कंपनी के शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और वो जो मार्केट में हम 10 रुपए का बेच रहे हैं, 10 रुपए का, वो आपको 6 रुपए में। तो यहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर है, जहां पर एम्प्लॉयज को अगर ऑफर किया जाता है तो वो शेयर्स आपके डिस्काउंट पर हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक को कंपनी डिस्काउंट पर ऑफर नहीं कर सकती। प्रीमियम पर जरूर कर सकती है, फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा जरूर डिमांड कर सकती है, कम नहीं। तो लेकिन एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, उन सबको जो भी ऑप्शन हम देते हैं, तो उस केस में हम मार्केट से लोअर कॉस्ट पर अगर उनको देते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है। और यहाँ उस तरह से भी हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं, जहां पर हम उनके नॉलेज स्किल्स को यूज करते हैं। क्लियर है? अब इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनी? मान लेते हैं कंपनी है पवन लिमिटेड और उसने पब्लिक को इनवाइट किया 30,000 शेयर्स के लिए। इनवाइट कर रही है, इसका मतलब क्या है? उसने 30,000 शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का एक शेयर। पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट्स में लेनी है। एप्लीकेशन, जिसको इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो एप्लीकेशन भर के 3 रुपए, जितने शेयर खरीदना चाहता है, एक शेयर खरीदना चाहता है तो 3 रुपए, जितने शेयर खरीदना चाहता है उसके हिसाब से 3 रुपए की पेमेंट करेगा। अलॉटमेंट पर 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और फाइनल कॉल पर 1 रुपए की पेमेंट इस तरह से कंपनी डिमांड करती है। ये सब अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उस पर खर्चा भी आता है, प्रिंटिंग का खर्चा या मेमोरेंडम बनाने का, बहुत सारे खर्चे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो वो खर्चा हमारा आ रहा है 8,000 रुपए। 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर हमने किसको दिए हैं? प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को काउंट करते हैं, कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं, तो उनको हमने उनकी सर्विसेज के लिए ये शेयर्स इशू किए। जैसे कि अभी मैंने ईसॉप की बात की, स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात की, वो यही है। क्लियर? तो एप्लीकेशन मनी, जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, जब जो पब्लिक में से इन्वेस्ट करना चाहेगा कंपनी में, तो वो किस तरह से पेमेंट करेगा और हमें किस तरह से पेमेंट मिलेगी और हम क्या एंट्री करेंगे। मान लो 30,000 शेयर्स यहाँ पर इनवाइट किए और 30,000 ही पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, तो 30,000 के बेस पर 3 रुपए, 30,000 शेयर्स लोगों ने खरीदने चाहे तो 3 रुपए के हिसाब से हमें पेमेंट मिलेगी। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो बैंक में ही आएगा, कैश में यहाँ पर पेमेंट नहीं आती है। जो शेयर्स की डीलिंग होती है वो जनरली बैंक हम एक डिसाइड कर देते हैं, वहां पर मेंशन किया जाता है कि जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे इस बैंक में इतना पैसा डिपॉजिट कर दे। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर एप्लीकेशन, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। शेयर आपका 10 रुपए का है, जिसको आपने 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम रखा है शेयर एप्लीकेशन। तो ये शेयर एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके पास 90,000 हो गया। अब ये किसका हिस्सा है? 10 रुपए जो आप एक शेयर पे डिमांड कर रहे हो, और शेयर पर जितना भी पैसा आएगा वो क्या है? एक तरह से शेयर कैपिटल। क्या है वो? शेयर इशू करके जो पैसा इकट्ठा कर रहे हो आप, वो क्या है? शेयर कैपिटल। और ये शेयर एप्लीकेशन उस शेयर कैपिटल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो ये पैसा जब हमारे पास आ गया तो हम अपनी शेयर कैपिटल वाले बॉक्स में ट्रांसफर कर देंगे कि हमें ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गई है। तो क्या करेंगे?
अलॉटमेंट के टाइम पर अब आप ये एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अब आपको पता चल गया, एप्लीकेशन जब मिली तो अब आपको पता चल गया कि कितने लोग आपसे खरीदना चाहते हैं शेयर्स, कौन खरीदना चाहता है, किसको कितने शेयर्स आपको अलॉट करने। यहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो अब आप फाइनली डिसाइड कर लेते हो और आप अपने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो कि हाँ अब हमें अलॉट करने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000। ये एप्लीकेशन अकाउंट जो आपने एक टेम्परेरी बेस पे खोला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, वो आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। जिसके लिए पैसा आया था उस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया, उस बॉक्स में आपने इस पैसे को डाल दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी आ गई। अब अलॉटमेंट पर भी आप डिमांड करोगे कि 4 रुपए हम अलॉट करने जा रहे हैं शेयर्स, तो 4 रुपए अब आपको पब्लिक को जमा करने हैं। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पर जिसने खरीदे हैं शेयर सब उसको 4 रुपए जमा करने। तो 30,000 शेयर्स हमने बेचे, लोगों ने खरीदे, तो 30,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से हमें ये पैसा आना चाहिए। पहले तो हमें पता नहीं था कि कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, तो हम फर्स्ट एंट्री क्या करते हैं, बैंक से स्टार्ट करते हैं कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है और एप्लीकेशन कितनी हमारी लगी है, कितने लोगों ने अप्लाई किया। फर्स्ट टाइम तो हमें एप्लीकेशन से ही पता चलेगा ना कि कितने लोग खरीदना चाहते हैं। उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि अब हमारे इतने शेयर्स बिक गए हैं, हमें इतने अलॉट करने। अलॉटमेंट के टाइम पर अब हमें पता है कि हमारे पूरे शेयर्स बिक गए, तो हम एक ड्यू की एंट्री डालते हैं। ड्यू की एंट्री डालते हैं कि अब हमारे 30,000 शेयर्स अगर हमने बेच दिए, 4 रुपए अगर हम डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,20,000 रुपए की इकट्ठी होनी चाहिए, इतना पैसा आना चाहिए। तो आपने ड्यू की एंट्री डाली, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को नाम दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी, जब कुछ भी मेंशन ना हो कि ये कौन सी तरह का शेयर है, तो हम यही मान के चलेंगे इक्विटी शेयर है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,000। और ये पैसा किसके नाम का है, किस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ये कौन से बॉक्स में डालना है आपको, शेयर कैपिटल में। तो 1,20,000 रुपए आपने इसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आप ये मान के चल रहे हो सारे शेयर होल्डर्स बहुत अच्छे हैं, सभी ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पूरी पेमेंट कर देंगे। अब एक्चुअल में जितना पैसा आया वो आपको तब पता चलता है जब बैंक में जमा होता है। तो अलॉटमेंट पर आपके पैसा जितना जमा होता जाएगा वो बैंक में आता जाएगा। और बैंक में यहाँ पर दिया है कि मान, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है कि किसी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट किया है, तो यहाँ पर यही मानेंगे हम 30,000 शेयर्स पर सभी शेयर होल्डर्स ने 4 रुपए पूरे जमा कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का आपने अकाउंट खोला था अलॉटमेंट नाम से, वो डेबिट और क्रेडिट होकर के कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। फाइनल रिजल्ट अब आपका कहाँ रहा, बैंक में पैसा आ गया, और ये पैसा किससे रिलेटेड था, शेयर कैपिटल, उसी अकाउंट में क्रेडिट है। अलॉटमेंट वाला अकाउंट बीच से खत्म हो गया। ये टेम्परेरी बेस्ड अकाउंट्स खुलते हैं बीच बीच में इंस्टॉलमेंट के। क्लियर है। इसी तरह से फर्स्ट कॉल की आप एंट्री करोगे। अब आपको 2 रुपए डिमांड करने हैं पब्लिक से, तो 2 रुपए की अब आप ड्यू की एंट्री डालोगे कि 30,000 शेयर पर अब मेरे 2 रुपए के हिसाब से ये पैसा आना चाहिए, तो वो 60,000 रुपए बनते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट का आपने नाम दिया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 60,000, और ये हमारा शेयर कैपिटल का हिस्सा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को ही आप क्रेडिट करोगे। मान लिया आपने कि हाँ मेरे को तो इतना पैसा पूरा मिल जाएगा। बैंक में पैसा अब आएगा, जो शेयर होल्डर्स डिपॉजिट करेंगे इंस्टॉलमेंट की, उनसे आपने डिमांड की है, तो वो अब आपके बैंक में जमा करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से, पूरी की पूरा पैसा आ गया, यहाँ पर डिफॉल्ट कोई नहीं कर रहा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 60,000। तो ये देखो फर्स्ट कॉल तो आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। इस इंस्टॉलमेंट का काम इतना ही था कि वो बताए कि कितना पैसा हमें लेना है और हमें मिला कितना, बस इतना ही काम था, उसका पर्पस खत्म हो गया, इससे आपका पता चल गया। तो हमारा यहाँ पर पूरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फाइनल रिजल्ट आपके पास ये रहेगा। क्लियर है। इसी तरह से फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फिर से ड्यू एंट्री डालोगे कि 30,000 शेयर्स पर 1 रुपया लेना है, तो 30,000 रुपए बनते हैं, और शेयर कैपिटल का हिस्सा है ये, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अब ये पैसा भी आपके बैंक में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 रुपए। तो ये पूरा पैसा हमें मिल गया, जहां पर शेयर होल्डर से पूरा पैसा मिल जाता है। तो ये सिंपल वाली जर्नल एंट्रीज मैंने एक बेसिक आपका क्लियर कर दिया, जहां पर हम स्टार्टिंग करेंगे। इसके बाद
इसके बाद जो हमें खर्चा हुआ 8,000 का, वो भी तो खर्चा डालना है, तो वो खर्चा डालोगे शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 8,000, और खर्चा किया है तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 8,000 से। अब जो ये 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स आपने प्रोमोटर्स को इशू किए, तो वो आपने एक तरह से इन काइंड सर्विसेज के लिए उनको इशू किए, ये मान के कि ये पैसा उनके हमारे पास आ चुका है। जो प्रोमोटर्स को आपको उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट करनी थी, वो अब आपने कैश में पेमेंट नहीं की, अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए, तो ये माना जाएगा कि इतना पैसा इनसे आ चुका। तो क्या एंट्री बनेगी? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। यहाँ पर जो उनकी सर्विसेज के लिए पेमेंट आपको करनी है, वो क्या है? वो सर्विसेज जो स्टार्टिंग का खर्चा होता है, वो खर्चा कहलाता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 40,000 टू शेयर कैपिटल 40,000। इस कॉस्ट को पेमेंट हमने कैश या बैंक से नहीं की, हमने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए, और वो शेयर्स हमने किए तो हमारी शेयर कैपिटल का हिस्सा है 40,000। तो अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो इसका मतलब 400 शेयर्स हमने सर्विसेज के अगेंस्ट इतने शेयर्स अलॉट कर दिए। 4,000 शेयर्स हमने सर्विसेज लेकर के अपनी कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए। तो ये एक तरह से इन काइंड हो गया, नॉट इन कैश। इसके लिए हमें कैश नहीं मिला, हमें उनकी सर्विसेज मिली। क्लियर है? तो ये थी सारी जर्नल एंट्रीज। अब इसको देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे। फर्स्ट पेज जो बनता है मेन पेज बैलेंस शीट, वहां पर हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, नोट्स नंबर। नोट नंबर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं आपके, जहां पर आप पूरी डिटेल लिखते हो कि आपके कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड है, सब्सक्राइब्ड है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, कितने रुपए का एक शेयर है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कैश में कितना है, इन काइंड में कितना है, सब कुछ आप लिखते हो। और यहाँ पर 2 सालों के फिगर्स लिखते हो, एक करंट ईयर और दूसरा प्रीवियस ईयर। तो जो मेन आपका आता है शेयर कैपिटल, वो शेयर कैपिटल आप दिखाते हो फर्स्ट पार्ट लाइबिलिटीज साइड पर। एक तरह से लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वो है तो शेयर होल्डर्स, एक तरह से ओनर है, लेकिन एक वो इक्विटी ओनर का पैसा भी जो लगा होता है वो आप कहाँ दिखाते हो? लाइबिलिटी साइड पे दिखाते हो ना। प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, जहां पर भी आपने अभी तक सीखा, जितना भी पैसा ओनर का लगता है वो हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड पे। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला जो मेन हेड है, जो मेन पार्ट है फर्स्ट पार्ट, उसके शेयर होल्डर्स फंड वाला मेजर हेड में शेयर कैपिटल के आगे आप यहां पर दिखाओगे कि कितना पैसा आपका शेयर कैपिटल के नाम पर आपको रिसीव हुआ। इसकी डिटेल अब हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल, सॉरी, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, कौन सी तरह का शेयर था, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कितने रुपए का एक शेयर है, इसमें से आपने इशू कितने किए, कौन सा वाला शेयर इशू किया। सब्सक्राइब कैपिटल में ये फुल्ली पेड अप है या नॉट फुल्ली पेड अप है, क्या आपने इसमें से कुछ इन काइंड शेयर्स भी इशू किए, ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। क्या आपको पूरी पेमेंट मिल गई या किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, कॉल्स इन एरियर्स हुआ, ये सब भी लिखना होता है। कुछ शेयर्स आपने जिस पर शेयर होल्डर्स ने कुछ इंस्टॉलमेंट की तो पेमेंट की और कुछ की नहीं की, तो वहां पर जो आपने शेयर्स उनके कैंसिल कर दिया और उनका अमाउंट फोरफीट कर दिया, आपने उनको रिफंड नहीं किया, उनका पैसा जो रिसीव किया था, वो फोरफिटेड अमाउंट भी आपका शेयर कैपिटल का ही हिस्सा होता है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल लिखते हो। तो शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है, मेनली प्रेजेंटेशन का है, कैलकुलेशन का है, जर्नल एंट्रीज का है। तो प्रेजेंटेशन पर बेसिकली आपको फोकस करना है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है इसकी बैलेंस शीट। आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक जो आउटलाइनिंग होती है वो आपके दिमाग में आ गई होगी, सेट हो गई होगी कि कौन कौन सी टर्म्स अब मुझे इसके क्वेश्चंस में अ, पढ़ने को मिलेंगी, उनका मीनिंग क्या है, उनको हमें क्या चीज लेकर के कैसे ट्रीट करना है, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेस बन गया होगा। प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और अच्छे से भी समझ में आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।